आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी सही दिशा में चल रही होगी। अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, क्योंकि ये आगामी आपका एग्ज़ाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है, इसके अतिरिक्त अन्य कई एग्ज़ाम हैं, तो उनके दृष्टि से उनको देखते हुए आपका एक वार्षिक करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज भी चल रही है। यदि आप आगामी एग्ज़ाम में प्रतिभाग कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसको देखना चाहिए। और ये जो हमारी सीरीज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल एरो स्पेस समिट के बारे में। ग्लोबल एरो स्पेस समिट 2020 के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इस समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें, इस समिट का आयोजन 28 से लेकर 29 सितंबर के बीच, 28 और 29 सितंबर को 2 दिन ये कहाँ पे किया जा रहा है? अबू धाबी में किया जा रहा है। अबू धाबी में किया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल एरो स्पेस समिट 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो अबू धाबी में हुआ है। और अबू धाबी की यदि हम बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और अबू धाबी अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि आप जानते हैं इजराइल और यूएई के बीच अभी हाल ही में एक बार फिर से संबंध बहाली हुई है। तो यूएई और इजराइल के बीच पहली बार संबंध बहाली हुई है। और यूएई यदि हम बात करें तो खाड़ी देशों का तीसरा देश है जिसके साथ इजराइल के संबंध हैं, जिसके साथ इजराइल के मित्रवत संबंध हैं। तो आपको बता दें कि यूएई और इजराइल के बीच जो पहली फ्लाइट चली थी वो इजराइल से अबू धाबी के लिए आई थी। पहली बार इतिहास में, पहली बार इजराइल के गठन से पहली बार यदि फ्लाइट चली है तो वो इजराइल के एक शहर से अबू धाबी तक के लिए चलाई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आप सबको पता होगा कि इजराइल का, यदि हम देखें तो इजराइल के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इजराइल से संबंधित जो मुद्दा था, अरब इजराइल का जो मुद्दा था, उस पर एक विस्तृत वीडियो आपको टू द पॉइंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें गल्फ़ में, तो गल्फ़ में आपका एक देश है ओमान। ओमान हाल ही में चर्चा में था। ओमान के बारे में मैं आपको बताऊं कि ओमान जो देश है आपका, इसके साथ भारत 3 सैन्य अभ्यास करता है। और ये सैन्य अभ्यास, इसी से जुड़ा हुआ एक नाम है, वो अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। क्योंकि 2 नाम सिमिलर हैं इसलिए बच्चों ने गलतियां किया था। आप इस तरह की गलती ना करें, इसलिए मैं सबसे पहले ओमान से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। ओमान के साथ भारत का जो सैन्य अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास है हमारा, वायुसेना का अभ्यास है और थल सेना का अभ्यास है। तीनों के अलग अलग नाम हैं। पहला है नसीम अल बहर, याद रखिएगा, नसीम अल बहर। ये आपका नौसैनिक अभ्यास है भारत और ओमान की नेवी के साथ। दूसरा है आपका ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, ये आपका वायुसेना का अभ्यास है। और तीसरा है अल नागा। अल नागा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये जो सैन्य अभ्यास है, ये थल सेना का सैन्य अभ्यास है। तो अरब के देशों में यदि हम देखें तो भारत के ओमान के साथ सैन्य संबंध भी हैं और हम 3 सैन्य अभ्यास ओमान के साथ करते हैं, जिसमें नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज और अल नागा शामिल हैं। इसी में मैं आपको बता दूं कि जो नसीम अल बहर है, इसी से मिलता हुआ नाम एक है जायर अल बहर। जायर अल बहर जो नाम है आपका, ये अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, जायर अल बहर। अब जायर अल बहर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि जायर अल बहर जो सैन्य अभ्यास है, ये किस देश के साथ होता है? तो जायर अल बहर सैन्य अभ्यास हम करते हैं कतर के साथ। ठीक है, तो ये आप परीक्षा में हाल ही में पूछा गया था कि जायर अल बहर सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कतर के साथ होता है। क्योंकि यदि हम देखें नसीम अल बहर और जायर अल बहर में सिर्फ पहला जो वर्ड है उसी का अंतर है, तो गलतियां हम लोग कर बैठते हैं और एग्जाम में आपको इसी तरह से प्रश्न देखने को मिलते हैं। जायर अल बहर पहली बार हुआ था 2019 में, पहली बार ये हुआ था भारत और कतर के बीच। तो ये महत्वपूर्ण था, इसलिए ये परीक्षा में पूछा भी गया था। अब एक चीज़, कतर की बात हो रही है तो यहीं पे एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि कतर जो देश है आपका, यहाँ पे 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। तो आगामी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है वो आपको कतर में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? वर्ष 2022 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं यूएई पिछले दिनों भी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि यूएई आपका जो देश है, इसका ईरान के साथ
एक विवाद था, एक द्वीप को लेकर विवाद था और जो द्वीप था उसका नाम था अबू मूसा। तो यदि आपसे पूछा जाए अबू मूसा द्वीप की अवस्थिति कहाँ पे है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब ईरान और यूएई के लिए बीच में विवाद है तो यहाँ से एक जलसंधि महत्वपूर्ण हो जाती है जिसका नाम है हॉर्मुज जलसंधि। अब हॉर्मुज जलसंधि के बारे में आपको क्या देखना है कि हॉर्मुज जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है और किन दो स्थल खंडों को अलग करती है, बार बार बताया गया है, तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन दिनों एक द्वीपीय देश, एक हमारा देश है, वहां भी द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है जिसका नाम है लेस्बोस द्वीप, लेस्बोस द्वीप। और ये विवाद जो है ये तुर्की और ग्रीस के बीच है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि लेस्बोस जो द्वीप है उसको लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है तो तुर्की और ग्रीस को बीच में ये विवाद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले मुद्दे को। अगला आपका मुद्दा है, अभी हाल ही में एक राज्य सरकार द्वारा किफ़ायती, नोट कर लीजिएगा इसको, महत्वपूर्ण है, किफ़ायती LED, पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार द्वारा किफ़ायती LED बल्ब योजना प्रारंभ की गई। किफ़ायती LED बल्ब योजना, इसमें है क्या? इसमें है कि जो भी गरीब परिवार हैं उनको 30 रुपये में राज्य सरकार द्वारा 2 LED बल्ब मुहैया कराए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो आपको किफ़ायती LED बल्ब जो योजना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो योजना है ये पंजाब राज्य सरकार की योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही बात पंजाब की आती है तुरंत आपको यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और BP सिंह बदनौर हैं जो यहाँ के राज्यपाल हैं। तो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब यदि हम पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बता दें पंजाब राज्य सरकार ने 2 से 3 महत्वपूर्ण ऐप इस लॉकडाउन में बनाए हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आई रखवाली। आई रखवाली, तो यदि आपसे पूछा जाए आई रखवाली ऐप किस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया है, तो पंजाब राज्य सरकार द्वारा। दूसरा है आई हरियाली, ये भी जो ऐप है ये भी पंजाब राज्य सरकार का ऐप है। तो आई रखवाली या आई हरियाली इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे है घर घर निगरानी ऐप, याद रखिएगा घर घर निगरानी ऐप, ये किसके द्वारा बनाया गया है? पंजाब राज्य सरकार द्वारा। तो पंजाब राज्य सरकार के 3 ऐप आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है आई रखवाली, दूसरा है आई हरियाली और तीसरा है घर घर निगरानी ऐप। तीनों का जो है पंजाब राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, पंजाब राज्य सरकार द्वारा विकसित कराया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक योजना है इस समय काफ़ी चर्चा में चल रही, स्मार्ट कनेक्ट योजना। स्मार्ट कनेक्ट स्कीम या योजना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो स्मार्ट कनेक्ट स्कीम या स्मार्ट कनेक्ट योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ये भी पंजाब राज्य सरकार की योजना है। और इसमें जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उनको जो पंजाब राज्य सरकार द्वारा मुफ्त मोबाइल फ़ोन मुहैया कराए जाएंगे, मुफ्त मोबाइल फ़ोन पंजाब राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो इतनी जो योजनाएं हैं पंजाब राज्य सरकार की हैं और ये पिछले 6 से 7 महीने की योजनाएं हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये आपके महत्वपूर्ण हैं। अब आपको बता दें कि पंजाब से संबंधित वेटलैंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पंजाब में देखें तो 6 वेटलैंड हमारे आते हैं। पंजाब में 6 वेटलैंड आते हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। रामसर साइट मतलब पंजाब से एक, भारत के एक राज्य पंजाब से 6 रामसर साइट्स हैं। अब यदि हम बात करें कौन कौन से हैं तो इनको आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला आपका है केशवपुर, केशवपुर, इसको आप नोट कर लीजिए। मीनानी, केशवपुर मीनानी कम्युनिटी रिजर्व, केशवपुर मीनानी कम्युनिटी रिजर्व। दूसरा आपका है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। पहला हो गया केशवपुर मीनानी कम्युनिटी रिजर्व, दूसरा हो गया ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तीसरा आपका हो गया नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों लेटेस्ट हैं। इन तीनों को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुराने कौन से थे वो भी आपको पता होना चाहिए। पुराने में एक था हरिके, दूसरा था कंजली और तीसरा आपका था रोपड़।
ये 3 वेटलैंड तो पहले से थे जिनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था। जो अभी हाल ही में 3 अन्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उनमें एक है केशवपुर मिनानी कम्युनिटी रिजर्व, दूसरा है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तीसरा है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पंजाब से संबंधित यदि हम देखें तो 6 आपके रामसर साइट्स पंजाब से देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग शायद नाम ना सुने हो, जो लोग अभी प्रारंभिक दौर में है तैयारी के, रामसर साइट्स होते क्या हैं। ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे जो हमारे वेटलैंड होते हैं जिनको आप आर्द्र भूमियाँ बोलते हैं, तो ईरान का जो शहर है रामसर, वहाँ पे आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में जो ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक समझौता हुआ था, उसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और उसी के बाद से पूरे विश्व में जो भी आर्द्र भूमियाँ थी उनको संरक्षित करने का प्रयास इस संस्था द्वारा, इस समझौते के द्वारा किया जाता रहा है। तो याद रखिएगा, पंजाब में आपको 6 रामसर साइट देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले मुद्दे को। अगला आपका मुद्दा है सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित। चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका में चुनाव है, आगामी चुनाव अमेरिका में है। ये जो प्रश्न है इसमें हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक शहर है विल्मिंगटन, ये जो शहर है इसको बेलिंगटन से कंफ्यूज मत करिएगा, वो न्यूजीलैंड का शहर है, ये है विल्मिंगटन। तो जो विल्मिंगटन शहर है इसको अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी या विरासत शहर का दर्जा किसको दिया गया है? विल्मिंगटन। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए या द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किस शहर को विरासत शहर का दर्जा दिया गया है, तो वो उसका जवाब होगा विल्मिंगटन। ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात वर्ल्ड वार की आती है, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आती है, तुरंत आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में एक देश है रसिया, रसिया ने जो उत्तर कोरिया के प्रमुख हैं, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, नाम है किंग जोंग उन, ठीक है। तो जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किंग जोंग उन, इनको अभी हाल ही में रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वार के मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड प्राइज से सम्मानित किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वार सेकेंड प्राइज रूस ने किसको दिया है? वर्ल्ड वार सेकेंड प्राइज रूस ने किंग जोंग उन को दिया है, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। अब किसके द्वारा दिया गया है? रसिया के द्वारा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वार सेकेंड की, तो यही फर्स्ट से संबंधित भी एक करंट अफेयर्स इन दिनों चर्चा में है। वर्ल्ड वार फर्स्ट से संबंधित क्या है इसको देख लेते हैं। भारत के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। क्या नाम था? डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। ये महत्वपूर्ण क्यों है? इनका जुड़ाव कहाँ से है? प्रथम विश्व युद्ध से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से इनका जुड़ाव है। ये जो डॉक्टर थे उस दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चीनी सेना, क्योंकि चीन जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, युद्ध में भाग लिया था, तो उसके द्वारा जो वहाँ के सैनिक थे भारी मात्रा में हताहत हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों की कमी थी। तो घायल सैनिकों के इलाज के लिए उस समय चीन ने भारत से डॉक्टरों की एक टीम भेजने का निवेदन किया था। तो उस दौरान डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को भेजा गया था और इनके द्वारा बहुत सारे चीनी सैनिकों की जान बचाई गई थी। तो चीन क्या कर रहा है? डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की एक कांस्य प्रतिमा का निर्माण कर रहा है और इसको अपने शहर में स्थापित कराएगा। तो ये पहली प्रतिमा नहीं है, इससे पहले भी आपको चीन के कई शहरों में डॉक्टर कोटनिस की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चीन जो सरकार है डॉक्टर कोटनिस को एक आप कह सकते हैं कि शहीद का दर्जा उसने दिया है। और जब भी चीन से संबंधित, चीन से कोई भी राजनयिक भारत आता है तो डॉक्टर कोटनिस के परिवार से वो अवश्य मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर कोटनिस का चीन में क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर कोटनिस इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा बात आप जानिए कि डॉक्टर कोटनिस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सोलापुर में, और सोलापुर ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। सोलापुर स्थान कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में एक पुल बना है जिसको बोलते हैं, ये पुल बना है भीमा नदी पर। ये भी देखिएगा, पुल कहाँ पे बना है? भीमा नदी पर एक पुल बना है, जिसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। किन दो
शहरों को जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो जोड़ता है, ये जोड़ता है लैचन, LACHYN। दूसरा जो शहर ये जोड़ता है, ये जोड़ता है होतगी। ये जो पहला शहर है लैचन, ये कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है बीजापुर में, कर्नाटक में। ये पड़ता है बीजापुर कर्नाटक में। दूसरा आपका है शहर होतगी। होतगी जो शहर है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, सोलापुर के आसपास। तो ये जो शहर है सोलापुर के आसपास पड़ता है। तो जैसे ही सोलापुर का नाम आया, तुरंत आपको इस तरह, यदि आपने कुछ भी पढ़ा है तो उसको आपको जोड़कर देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने रसिया की भी बात किया था कि रसिया ने रूस द्वारा इनको, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, उनको सेकेंड वर्ल्ड वार प्राइज दिया गया है। तो रूस के बारे में आपको एक चीज़ और पता होगा कि भारत और रूस मिलकर अमेठी में, शहर याद कर लीजिएगा, अमेठी में क्लासनिकोव राइफल का नाम आपने सुना होगा पूर्व में, कि भारत और रूस के बीच क्लासनिकोव राइफल को लेकर समझौता हुआ था, जिसको आप जो AK कैटेगरी की राइफल हैं, चाहे आप AK-47 या अब वर्तमान में बात हो रही है 203 की, तो जो भी बात हो रही है AK से संबंधित, ठीक है। AK का फुल फॉर्म हो गया ऑटोमेटिक क्लासनिकोव। तो ऑटोमेटिक क्लासनिकोव बनाने के लिए जो समझौता हुआ था, जो ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया गया था, वो आपका अमेठी में स्थापित किया गया था और अमेठी में इसके निर्माण प्रारंभ होने वाले हैं। यदि हम बात करें अमेठी कहाँ पे पड़ता है, तो अमेठी जो शहर है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अमेठी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में रूस, क्योंकि रूस और पाकिस्तान के बीच लगातार संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो रूस ने अभी हाल ही में स्पष्ट किया है भारत सरकार को कि रूस किसी भी प्रकार का हथियार जो है वो पाकिस्तान को विक्रय नहीं करेगा। ये आश्वासन रूस सरकार द्वारा अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलें, बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अगला मुद्दा है सुनामी रेडी गांव। सुनामी, यदि आप हिंदी में लिखें सुनामी रेडी गांव, मतलब ऐसे गांव, भारत के ऐसे गांव या विश्व के ऐसे गांव जो सुनामी से रेडी है। मतलब यदि सुनामी आ जाए, सुनामी की आपदा आती है, तो वहाँ पे जान माल की हानि देखने को नहीं मिलेगी। तो भारत में, या भारत में कहें या हिंद महासागर रीजन क्षेत्र में यदि कोई पहला गांव बना है तो वह भारत में बना है। और ये जो दो गांव हैं इनको सुनामी रेडी घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। यूनेस्को IOC, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को IOC का फुल फॉर्म होता है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन। इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन द्वारा, यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन द्वारा उड़ीसा के दो गांवों को पहली बार सुनामी रेडी गांव डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। गांव कौन कौन से हैं? पहला है वेंकट रायपुर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेंकट रायपुर। दूसरा जो गांव है ये आपका है नौलिया शाही। दूसरा है नौलिया शाही। तो ये दो गांव आप नोट कर लीजिए कि वेंकट रायपुर और नौलिया शाही, ये जो दो गांव हैं इनको सुनामी रेडी घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूनेस्को IOC का फुल फॉर्म हो गया है इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन। इसके द्वारा सुनामी रेडी गांव डिक्लेयर किया गया है। अब ये जो दो गांव पड़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में पड़ते हैं। तो जो वेंकट रायपुर है ये आपका पड़ता है गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। दूसरा है नौलिया शाही आपको देखने को मिलेगा जगत सिंहपुर में। कहाँ पे? जगत सिंहपुर में देखने को मिलेगा, ये भी आपको नोट करना चाहिए। और जैसे ही गंजाम जिले की बात आती है आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या? क्योंकि जो गंजाम जिला है क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है? एक तो ये जाना जाता है चिल्का लेक के कारण। चिल्का झील सबने सुना होगा, चिल्का झील गंजाम जिले में स्थित है। और जैसे ही बात आप चिल्का की करते हैं आपको पता होना चाहिए चिल्का में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसको बोलते हैं इरावदी डॉल्फिन। इरावदी यदि हम देखें तो म्यांमार की एक नदी है जिसका नाम भी इरावदी है। तो चिल्का झील
गंजाम जिले में पड़ती है और चिल्का झील में ही इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। और जैसे ही बात हमने डॉल्फिन की किया, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि भारत में डॉल्फिन को लेकर पहला जो शोध संस्थान बना है, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बना है वो आपका पटना में बना है। और पटना कहाँ पे है? बिहार की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक पक्ष देख लिया गंजाम जिले का, और दूसरा गंजाम जिला क्यों प्रसिद्ध है? आप जानते होंगे कछुए की एक प्रजाति हमेशा चर्चा में रहती है जिसको बोलते हैं ओलिड रिडले कछुए। तो ओलिड रिडले जो कछुए की प्रजाति है ये लगातार चर्चा में रहती है, और ये पाई कहाँ पे जाती है? एक नदी है जिसको बोलते हैं ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर आपको ओलिड रिडले जो कछुए होते हैं इनका प्रजनन स्थल के रूप में ये विश्व विख्यात है। तो जो ऋषिकुल्या नदी का मुहाना है वो भी आपका गंजाम जिले के अंतर्गत पड़ता है, गंजाम जिले में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उड़ीसा से संबंधित कुछ यदि हम और देख लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की, तो आपको पता होगा कि एक पुल भी यहाँ पे बना था जिसका नाम था गुरुप्रिया सेतु। गुरुप्रिया सेतु जो बना था ये उड़ीसा का एक घोर नक्सल प्रभावित जिला था जिसका नाम था मलकानगिरी। मलकानगिरी, तो जो मलकानगिरी जिला था वहीं पर यह बना था गुरुप्रिया सेतु, और ये लगभग 115 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये पुल जो है 115 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यदि हम बात करें किस नदी पर बना है तो आपको पता होना चाहिए ये सिलेरू नदी पर बना है। ये जो पुल है ये आपको सिलेरू नदी पर बना है, सिलेरू नदी पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, आप नोट कर सकते हैं। पहला आता है सतकोसिया, दूसरा आता है सिमरीपाल, तीसरा आता है नलवाना बर्ड सेंचुरी। और नलवाना जो बर्ड सेंचुरी है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये कहां पे देखने को मिलेगा? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको चिल्का लेख के अंदर एक द्वीप पर देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है? उड़ीसा के चिल्का लेख में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की यदि हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इनका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। और ये भी आपको शायद पता होगा यदि आप रेगुलर हमसे जुड़े हैं तो नवीन पटनायक जो हैं उनको अभी हाल ही में पेटा ने एक पुरस्कार दिया था जिसका नाम था हीरो टू एनिमल। हीरो टू एनिमल, और हीरो टू एनिमल जो पुरस्कार था ये नवीन पटनायक को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पेटा संस्था द्वारा दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है। जो हमारा उड़ीसा है यहाँ के दो शहर हैं, एक है भुवनेश्वर जिसको राजधानी शहर बोलते हैं, दूसरा है राउरकेला। तो भुवनेश्वर और राउरकेला ये जो शहर हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि आगामी जो हॉकी का विश्व कप होने वाला है वर्ष 2023 में, कब होगा? वर्ष 2023 में जो हॉकी का विश्व कप होने वाला है वो आपके भुवनेश्वर और राउरकेला में देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर में जो स्टेडियम है उसका नाम है कलिंग स्टेडियम, और जो राउरकेला में है उसका बीजू पटनायक के नाम से शायद है, कंफर्म नहीं हूं मैं इसके लिए, तो शायद बीजू पटनायक के नाम से उस स्टेडियम का नाम है जहां पे आपको आगामी विश्व कप देखने को हॉकी का मिलेगा। और जैसे ही बात हॉकी की आती है आपको एक खिलाड़ी का नाम आना चाहिए याद, क्या? रानी रामपाल। रानी रामपाल के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि ये क्या है? हॉकी जो हमारी टीम है महिला हॉकी उसकी कप्तान है, उसकी कैप्टन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर भी ये बन चुकी हैं, रह चुकी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इन सब से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इस खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है सिर्फ नाम देके आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये संबंधित महिला किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो आपको इनके लिए यह जरूरी है कि आप इनके बारे में जानें। दूसरी बात, जब हम हॉकी की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक खेलों का कोई ना कोई प्रायोजक होता है। जैसे भारतीय क्रिकेट है तो उसका प्रायोजक वर्तमान समय में बायजूस है। इसी तरह से जो हमारी हॉकी टीम है उसका जो प्रायोजक है, चाहे महिला हॉकी की यदि हम बात करें चाहे आप पुरुष हॉकी की बात करें, दोनों की जो प्रायोजक है वो है आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट। तो आप जब
महिला या पुरुष किसी भी टीम का यदि आप टी शर्ट देखेंगे तो आपको वहां पे स्पष्ट शब्दों में उड़ीसा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो उड़ीसा राज्य है वो भारतीय हॉकी को प्रायोजक है, भारतीय हॉकी को प्रायोजित कर रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों की बात हो रही है तो यहीं पर एक नाम और आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाईचुंग भूटिया का नाम सबने सुना होगा। बाईचुंग भूटिया ये हमारे क्या थे? ये हमारे फुटबॉल टीम के पूर्व में कैप्टन रह चुके हैं, खिलाड़ी थे। तो भारतीय फुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी थे बाईचुंग भूटिया, पहली बार भारत में किसी फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर यदि किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है तो वो सिक्किम राज्य में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? सिक्किम राज्य में रखा गया है। और सिक्किम राज्य में कहां पर रखा गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। सिक्किम राज्य में नामची नामक स्थान पे एक स्टेडियम था जिसका नाम बदलकर बाईचुंग भूटिया के नाम पर रख दिया गया। भारत में पहली बार किसी फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये शख्स महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया था, जो ऐप था इनजोगो जो ऐप था इसको लॉन्च किया है भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और ऐप लॉन्च किया गया था ई पाठशाला जो था ये लॉन्च किया था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। क्यों लॉन्च किया था? भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप इतना कर के परीक्षा में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। और आपको प्रयास करना चाहिए कि इसी तरह से चीज़ों को जोड़ के पढ़ने का प्रयास करें तो चीज़ें बेहतर होंगी, समझ में बेहतर ढंग से आएगा और किसी भी प्रकार की परीक्षा में आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, विशेषकर करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। चलें आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्देशीय जल मार्ग अभी हाल ही में खोला गया है। तो आपको जैसे जल मार्ग हो गया या आप बोल दीजिए सड़क मार्ग, तो कोई भी जब मार्ग खुलता है विशेषकर दो देशों के बीच तो आपको वो दो स्थान पता होने चाहिए कि किन दो स्थानों के बीच वो मार्ग जाता है या किन दो स्थानों को वो मार्ग जोड़ता है। तो आपको बता दें ये जो मार्ग है ये है सोनामुरा, नाम याद रखिएगा। एक शहर है सोनामुरा और दूसरा है दाऊद कांडी। ठीक है, तो ये जो शहर है दाऊद कांडी और सोनामुरा, तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवे अभी ओपन हुआ है वो सोनामुरा को दाऊद कांडी से जोड़ता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई इनमें से कौन बांग्लादेश में है और कौन भारत में है। तो आपको बता दें जो सोनामुरा है ये आपके भारत में है और भारत के किस राज्य में है तो आपको बता दें ये त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है, दूसरा दाऊद कांडी की यदि हम बात करें तो ये आपके बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कि किन दो स्थानों के बीच खोला गया है और दोनों स्थान कहां कहां पर स्थित हैं ये आपने देख लिया है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि जो जलमार्ग है, क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्ग है, निश्चित रूप से किसी नदी से होकर व्यापार किया जाएगा या गतिविधियां होंगी, तो वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है गुमाती। अब इसमें आपको देखना है कि गुमाती लिखा है, इसको गोमती से कंफ्यूजन मत होने दीजिएगा। गोमती, जो गोमती नदी है इसी के किनारे आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन ये गुमाती की बात हो रही है, जो गुमाती नदी है इसी नदी पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग ओपन किया गया है वो इसी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। इस नदी पर एक बांध भी है जिसका नाम है डम्बूर बांध, DUMVUR, डम्बूर बांध। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये आपको गुमाती नदी पर देखने को मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो गुमाती नदी है ये मेघना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? मेघना की सहायक नदी है। ये भी पूछा जा सकता है कि गुमाती नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है कि यह मेघना की सहायक नदी है। अब यहां से क्या बात हो रही थी? अंतर्देशीय जलमार्ग। तो जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं उनको देख रेख कौन करता है, उनसे
से संबंधित गतिविधियों को संचालित कौन करता है? तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है IWAI, जिसका फुल फॉर्म होता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, और वर्तमान समय में जो चेयरपर्सन है इसके, उनका नाम है जलज श्रीवास्तव। तो याद रखिएगा कि IWAI के जो चेयरपर्सन है उनका क्या नाम है? जलज श्रीवास्तव। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो IWAI के बारे में भी आपने देख लिया। अब यहीं पे यदि आप थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारे वाटरवेज है, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, NH आपके होते हैं नेशनल हाईवे, इसी तरह जो जल मार्ग बनाए जाते हैं उनका भी अपना नाम होता है। तो उनमें से कम 2 से 3 आपको प्रारंभिक वाले पता ही होने चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत जोरों शोरों पर भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे IW1 क्या है, इस तरह से 2 क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड तो आपके लिए कंपलसरी है, आपके बारे में, इसके बारे में आप जानकारी कर लीजिएगा। और यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के बीच खोला गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच अभी एक सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है फरवरी माह में, जिसका नाम है संप्रीति। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संप्रीति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है, तो आपको बताना है कि यह सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच का सैन्य अभ्यास है। और इसमें क्या चीज और याद रखना है कि कहां पर हुआ था, तो भारत के मेघालय राज्य में हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, थल सेना अभ्यास है। और भारत और बांग्लादेश के बीच आपको 2 बंदरगाह आपको याद रखने हैं। पहला याद रखना है चटगांव, और दूसरा आपको याद रखना है मोंगला। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो चटगांव और मोंगला पोर्ट हैं, यहाँ पे भारतीयों को कस्टम फ्री सुविधा बांग्लादेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और बार बार बांग्लादेश शब्द आ रहा है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि बांग्लादेश की प्रमुख कौन है। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इनके पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। क्या नाम था? शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के गठन में, बांग्लादेश के जन्म में इन्होंने सबसे बेहतर भूमिका का निर्वाह इन्होंने किया था। और अभी इनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 100वीं वर्षगांठ इनकी आ रही है, ठीक है। और इनकी 100वीं वर्षगांठ को बांग्लादेश में बृहद स्तर पे मनाने की बात हो रही है। तो याद रखना है शेख मुजीबुर रहमान क्या है? फादर ऑफ बांग्लादेश। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके नाम पे एक मूवी भी बन रही है, और मूवी का नाम तो अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। और बांग्लादेश सरकार वर्ष 2020 को मुजीब बरसों के नाम से मना रही है। मुजीब में मुजीबुर रहमान का नाम है, बरसों मतलब इन्हीं की याद में आ गया, तो मुजीब वर्षों के रूप में वर्ष 2020 को मनाने का फैसला बांग्लादेश सरकार ने लिया है। ये आपको पता होना चाहिए। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप सब जानते हैं भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। और यदि हम बात करें भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा असम राज्य देखने को मिलेगा, त्रिपुरा राज्य देखने को मिलेगा, मेघालय देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं ये भी आप नोट कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश का एक शहर है, पूछा जा सकता है कि कॉक्स बाजार शहर किस देश में है? क्या नाम है? कॉक्स बाजार। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि कॉक्स बाजार में यदि कहीं भी रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा आबादी रह रही है तो वो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रह रही है। और जो कॉक्स बाजार है ये आपको कहाँ पे देखने को मिल गया? बांग्लादेश में देखने को मिल गया है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें, कॉक्स बाजार के अतिरिक्त यदि आपको कुछ देखना है तो आप याद रख सकते हैं दूसरा, तुर्की को क्यों याद रखना है? क्योंकि जो आपका तुर्की देश है, यदि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहीं पे प्रवासियों की
आबादी रह रही है तो वो आपके तुर्की में रह रही है। लेकिन यदि हम बात करें रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी कॉक्स बाजार बांग्लादेश में। और जैसे ही बात रोहिंग्या की आती है, आपको पता होना चाहिए रोहिंग्या जो है ये म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में इनका आवास माना जाता था कि ये रखाइन प्रांत में रहते थे। और जो रखाइन प्रांत है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत और म्यांमार सरकार के बीच एक पोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। मैं बार बार इसके बारे में आपको बताता हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो किन दो बंदरगाहों के लिए है। कोलकाता को सितबे से जोड़ने के लिए है और जो सितबे पोर्ट है वो आपका रखाइन प्रांत में है। तो इस तरह से यदि आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका है ओर के जंगल। याद रख लीजिएगा, ओर के जंगल। इसमें क्या देखना है, ओर के जंगल एक लाइन में पूछा जा सकता है कि ओर का जो जंगल है ये किस राज्य में आता है, चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि ओर का जो जंगल है ये आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ओर के जंगल के 600 एकड़ भाग को, 600 एकड़ भूमि को फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया है। क्या घोषित किया है, फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, वन क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। और जैसे ही बात आती है फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में, आपको दो नाम तुरंत याद आने चाहिए। एक है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, और दूसरा आपको जो नाम याद आना चाहिए वो आना चाहिए देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों याद आना चाहिए, सबसे पहली बात पोबा रिजर्व फॉरेस्ट क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि इसको पहले फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में यह स्थापित था, लेकिन बाद में इसको फॉरेस्ट रिजर्व से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। और दूसरा जो आपका है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। और ये दोनों कहां से संदर्भित हैं, ये आपके दोनों असम राज्य से संदर्भित हैं। तो इसी तरह से आपको देखना है कि किस तरह से ओर के जंगल को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित किया गया है और क्या भारत में कहीं और भी इस तरह का रिजर्व घोषित किया गया है। तो तुरंत आपको पोबा रिजर्व फॉरेस्ट और देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में याद करना है, याद आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब मैंने बोला ओर के जंगल के जो 600 एकड़ क्षेत्र थे उसको फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो ओर का जो जंगल है ये पड़ता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक उद्यान है जिसको बोलते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। और जो संजय गांधी नेशनल पार्क है इसी से सटा हुआ इलाका है ओर के जंगल। और संजय गांधी नेशनल पार्क क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो संजय गांधी नेशनल पार्क है इसी से मिलता जुलता एक नाम और है जिसको बोलते हैं संजय धुबरी नेशनल पार्क। क्या है, संजय धुबरी नेशनल पार्क। तो गलती नहीं करना है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है और संजय धुबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है। संजय गांधी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, लेकिन संजय धुबरी जो नेशनल पार्क है ये देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। और जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो संजय धुबरी नेशनल पार्क के कुछ हिस्से का नाम रख दिया गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो संजय धुबरी नेशनल पार्क का ही हिस्सा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि यदि आप कभी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न अपनी परीक्षाओं में देखते हैं तो समसामयिक संदर्भों में जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी चर्चा होती है, वही पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ष भर के जो भी चर्चा में रहे हैं उनको यदि आप देख लेते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर रहे थे महाराष्ट्र, लगातार चर्चा में है, तो मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। चले महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो 4 आपको याद आना चाहिए। पहला आना चाहिए मेलघाट, ये टाइगर रिजर्व है। दूसरा आपको याद आना चाहिए नागजीरा, ये भी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र से संबंधित।
तीसरा आपको याद आना चाहिए टडोवा अंधारी, ये आपको याद आना चाहिए टडोवा अंधारी, ये सारे नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र से संदर्भित। और चौथा आपको याद आना चाहिए बोर टाइगर रिजर्व। तो ये चारों के चारों महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त एक आप याद कर लीजिए तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। और बात हम महाराष्ट्र से कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और आपको पता है आईआईटी बॉम्बे आपको देखने को मिलेगी। तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या कर दिया है, आईआईटी बॉम्बे ने एक स्कैनर ऐप बनाया है, क्योंकि अभी तक जो स्कैनर ऐप हम यूज करते थे चीन के बने हुए थे, और जब भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया तो वो सारे ऐप प्रतिबंधित हो गए। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक ऐप बनाया है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने, जिसका नाम है एयर स्कैनर के माध्यम से आप अपनी फाइल को स्कैन कर सकते हैं। तो एयर स्कैनर याद रखिएगा कि आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। चलें आगे बढ़ते हैं, और कुछ 3 से 4 मुद्दे और हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद इस सीरीज को यहीं पे विराम देते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह राष्ट्रीय पोषण जो सप्ताह है ये 1982 से लगातार मनाया जा रहा है। कब से? 1982 से लगातार मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। कब मनाया जाता है? सितंबर माह के पहले सप्ताह को हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि जो सितंबर माह है इसको पूरे को हम पोषण माह के रूप में मनाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है, इसको मनाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो आपको बता दें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो पोषण सप्ताह के रूप में मनाता है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो क्रियान्वित करने वाली एजेंसी कौन से हो गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहीं पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय पोषण जो संस्थान है ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। और अब इतना यदि आप सबको पता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य पता है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपका होगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका अब गलत नहीं होने वाला है। यदि आपकी परीक्षा में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है और आप इतनी जानकारी रखते हैं जितनी यहां पे बताई गई है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, J&K की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसमें 2 भाषाओं को उनकी आधिकारिक भाषा के रूप में 2 अन्य भाषाओं को जगह मिली है। अभी तक यदि हम देखें तो कश्मीरी भाषा, हिंदी हो गई और डोगरी, ये 3 भाषाएं थी जिनको आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब इंग्लिश और उर्दू, अंग्रेजी और उर्दू, इन 2 भाषाओं को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। और इन्हीं के कारण जम्मू कश्मीर राज्य आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेना चाहिए, जैसे खीर भवानी मेला एक लगता है जम्मू कश्मीर में। रऊफ नाम का नृत्य आपको देखने को मिलता है, विभिन्न आयोजनों पर आपको यहाँ पे रऊफ नाम का नृत्य देखने को मिलेगा। तीसरा, मेरा वेतन नामक ऐप जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लॉन्च किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 2 नए पुल बने थे, एक का नाम था देविका, एक का नाम था पुनेजा। तो देविका और पुनेजा नामक पुल कहाँ पे बने हैं? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। तो डचीगाम, किश्तवाड़ और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो वर्तमान समय में लेह और कारगिल, लद्दाख में यदि हम देखें तो लेह और कारगिल 2 स्थान हैं। लेह और कारगिल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जो लेह है
और जो कारगिल है, इन दोनों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में प्रशासक की बात करें कि जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासक कौन है, तो मनोज सिन्हा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासक हैं। और जो पूर्व में प्रशासक थे यहाँ के, उनका नाम बार बार मैं बताया हूँ, आपका काम है सर्च करना, उनको वर्तमान समय में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे, उनको वर्तमान समय में भारत सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बना दिया है, जिसके बाद पद रिक्त हुआ था और मनोज सिन्हा को वहां पे नियुक्ति दी गई है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चले, अब भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आप सब जानते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन हैं विनोद कुमार यादव, बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक सेवा होती थी जिसको बोलते थे रेलवे मेडिकल सर्विस। रेलवे मेडिकल सर्विस, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है रेलवे हेल्थ सर्विस। तो याद रखिएगा, रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया है, और ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, रेलवे मेडिकल सर्विस और रेलवे हेल्थ सर्विस। इसके अतिरिक्त चेयरपर्सन मैंने बता दिया। रेलवे 2 म्यूजियम बना रहा है, 2 स्थानों पर म्यूजियम बने रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। म्यूजियम का मतलब हो गया मालगुड़ी म्यूजियम। मालगुड़ी शायद आपने सुना होगा, मालगुड़ी म्यूजियम। मालगुड़ी म्यूजियम बन रहे हैं 2 रेलवे स्टेशन पे। एक है आपका अरासल्लू रेलवे स्टेशन, अरासल्लू रेलवे स्टेशन, और दूसरा आपका है हुबली रेलवे स्टेशन। तो 2 स्टेशनों पर आपके मालगुड़ी म्यूजियम बन रहे हैं भारतीय रेलवे द्वारा। एक है अरासल्लू रेलवे स्टेशन जो आपके शिमोगा जिले में है कर्नाटक में, दूसरा आपका है हुबली रेलवे स्टेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और मालगुड़ी डेज नाम से एक पुस्तक भी थी, मालगुड़ी डेज नाम की एक पुस्तक भी थी, और मालगुड़ी डेज जो पुस्तक है उसको लिखा था R.K. नारायणन ने। ये आपको पता होना चाहिए कि मालगुड़ी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, R.K. नारायणन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त रेलवे के बारे में 2-3 चीजें आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय तक भारत का सबसे लंबा रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वो आपका गोरखपुर है, लेकिन आने वाले समय में जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा वो हुबली का होगा, जिसका निर्माण चल रहा है। हुबली का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे चर्चा को विराम देते हैं, और प्रयास करिएगा कि जो वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए तैयार हो रही है, आपको मिल रही है, उसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। और यदि आप लगातार 24 से 25 करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, यदि आप लगातार उनको देखते आए हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और किसी भी प्रकार की समस्या करंट अफेयर्स के लिए, विशेषकर करंट अफेयर्स के लिए आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। आप सबने यूपी बीईओ का जिन्होंने भी पेपर देखा होगा, लगभग 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के उसमें पूछे गए थे, और 25 में से 22 प्रश्न ऐसे थे जो आपके पढ़ाए गए थे, या तो वीडियो में आपने देखा है या तो डेली करंट क्विज में देखा है। 22 प्रश्न ऐसे थे जो पढ़ाए गए थे। तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को जहां से भी मिल रहा है, आपके चैनल पे लगातार साप्ताहिक आपको मिल रहा है, मिलेगा रेगुलर, डेली करंट की क्विज मिलती है, डेली करंट अफेयर्स कम्युनिटी टैब में मिलते हैं, तो जहां से भी मिल जाए प्रयास करिएगा कि वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहें, एक नोट से तैयार करते रहें, और विशेषकर राज्यवार यदि आप नोट्स तैयार करेंगे तो ज़्यादातर बेहतर आपके लिए होगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।